तो हमें सेंटर स्टेट रिलेशन शुरू करना था और हम यही से शुरू करेंगे। इसके पहले की चीज़ हो गई हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसमें। हमने देखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कि सेंटर और स्टेट अलग अलग हैं। हाँ, और उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको हमारे यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट देखती है, ठीक है। जो स्टेट के बीच में आपस में होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में, और स्टेट स्टेट के बीच में, दोनों के डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट देखती है, ठीक है। तो और से कुछ चीज़ें डिवाइड हैं, जैसे जो पावर्स, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर। ये की फाइनेंशियल पावर मतलब टैक्सेशन वाले, एग्जीक्यूटिव आप जानते ही हैं, लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने की, ठीक है। तो जुडिशियल पावर में कोई डिवीजन नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। जुडिशियल पावर कोई मतलब नहीं है मतलब इसके सेंस में अगर देखेंगे, गवर्नमेंट के सेंस में, जो गवर्नमेंट है एग्जीक्यूटिव, क्योंकि हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, उसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट नीचे सेशन कोर्ट्स वगैरह होती हैं, वो सब है, ठीक है, ठीक है। फिर सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या क्या चीज़ है, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंस, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 245 से 255 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 11 में है, जो स्टेट और स्टेट और सेंटर के रिलेशन से डील करता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ हैं जो अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग मतलब इन्हीं सब्जेक्ट से डील करते होंगे, ठीक है। इसमें कौन सा, चार एस्पेक्ट हैं, बताया चार एस्पेक्ट हैं अपने यहाँ के सेंटर स्टेट रिलेशन के। इसमें कौन सा, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन। टेरिटोरियल एक्सटेंट का मतलब होता है कि कितना किस किस एरिया में ये कानून लागू होगा। मान लो कि सेंटर बनाता है तो वो कानून कहाँ लागू होगा, और स्टेट बनाता है तो वो कहाँ कानून लागू होगा, ठीक है। तो जो सेंटर कानून बनाता है वो पूरे इंडिया में लागू होता है, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और उसमें स्टेट भी आएंगे और यूनियन टेरिटरीज भी आएंगी, और जो उसके अलावा जो जगह है वो वहाँ भी आएगा, ठीक है। तो कुछ और इसमें मतलब मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ नहीं लागू होगा, जैसे कोई ट्राइबल एरिया है वहाँ कह देंगे कि इस ट्राइबल एरिया में नहीं लागू होगा, ठीक है, बाकी में लागू होगा, ऐसा करके। लेकिन देखा जाए वर्चुअली या थ्योरेटिकली हर जगह लागू हो सकता है, जो सेंटर का कानून है। स्टेट का, जो स्टेट की बाउंड्री है, स्टेट की बाउंड्री, इसके अलावा जो स्टेट की प्रॉपर्टी कहीं और है इस देश में, ठीक है। जैसे कि मान लो कि दिल्ली में कई जो अपने स्टेट हैं उनके अपने अपने भवन होते हैं ना, आंध्रा भवन आपने सुना होगा, हैदराबाद भवन, या फिर उत्तर प्रदेश का भवन। तो वहां पर भी इस स्टेट का कानून लगता है, ठीक है। उस बिल्डिंग में, उस जगह पे वो स्टेट की प्रॉपर्टी है वहाँ पे, ठीक है। दिल्ली में यूपी की प्रॉपर्टी होगी, वहाँ पे यूपी का लॉ लगेगा, ठीक है, समझना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, ठीक है, इस पे। और पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, ठीक है। हमने देखा था कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, ये पार्लियामेंट है, वो स्टेट सब्जेक्ट पे लॉज बना सकती है, ठीक है। तो उसके केस में क्या क्या कानून है या क्या प्रॉब्लम है। फिर सेंटर कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, कि स्टेट मतलब जो सेंटर कानून बनाएगा या एक्ट बनाएगा वो स्टेट को कितना इफेक्ट करेगा, ठीक है, ये चीज़। जो स्टेट मतलब स्टेट की जो क्षमता है कानून बनाने की, वो सेंटर कंट्रोल करता है, अगर सही देखा जाए तो, ठीक है। तो पहला इसमें देखते हैं, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। तो इसमें अलग अलग आर्टिकल भी मेंशन है, इसमें अभी नीचे होगा, लेकिन इसमें अभी सिर्फ लिखा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन टेरिटोरियल लिमिट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स वेस्टेड इन सेंटर एंड स्टेट इन द फॉलोइंग वे। किस तरह से डिफाइन किया गया, पार्लियामेंट पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। हमने देखा था जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है इट इज ग्रेटर देन यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया से बड़ा होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि टेरिटरी में सारी चीजें आती हैं ना, स्टेट भी आएगा, यूटी भी आएगा, और जो इसके अलावा जो जमीन है वो भी आएंगी, सारी जमीन टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगी, ठीक है। और यूनियन ऑफ इंडिया में स्टेट्स नॉर्मली, ठीक है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड एनी अदर एरिया फॉर द टाइम बीइंग इंक्लूडेड इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे नो मैंस लैंड होते हैं, ये बॉर्डर एरियाज होते हैं जो स्टेट में नहीं आते हैं, ठीक है। वैसे ये कोई और एरिया जो यूटी में है और ना स्टेट है, ठीक है, वो सब भी यूनियन ऑफ टेरिटरी के अंडर में आएंगे। State legislature can make laws for the whole or any part of the state. The laws made by state legislature are not applicable outside the state except where there is sufficient nexus between state and object, ठीक है।
कह रहा है कि जो स्टेट के लॉज हैं वो केवल स्टेट भर में ही लागू होते हैं, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा वहाँ लागू होंगे जहाँ पे स्टेट और उस दूसरी जगह पर कोई नेक्सस है, समझौता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं बताया कि जो इनकी स्टेट प्रॉपर्टीज हैं दिल्ली में, ठीक है, हैदराबाद भवन या आंध्रा भवन या केरला भवन आप देखे होंगे, वहाँ पर उस स्टेट के लोग रहते हैं, उस स्टेट के वो होते हैं। फिर पार्लियामेंट अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन का मतलब क्या, कि देश के बाहर के लिए कानून बनाना, ठीक है। मान लो कि इंडिया की टेरिटरी इतनी है, अब यहाँ के लिए कानून बनाना है, पाकिस्तान के लिए है, मतलब वैसे नहीं कि हम जाके हमारे हमारे लोग जाके वहाँ पे राज करने लगेंगे, डीएम बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो कुछ चीज़ों को कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि कोई इंडियन, किसी इंडियन ने फॉरेन में क्राइम किया, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा, ये हमारे पार्लियामेंट तय कर सकती है, ठीक है। अगर कोई उस देश से मान लो कि समझौता है, यूके से, मान लो यूके से इंडिया का समझौता है, एक्स्ट्रेडिशन हो सकता है क्रिमिनल्स का, तो इसके लिए प्रावधान बना सकते हैं कि अगर किसी ने विदेश में कुछ मतलब क्राइम किया, उसके लिए कौन से प्रावधान होंगे, वो पार्लियामेंट तय कर सकती है, ठीक है। ये अधिकार पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा legislation. Thus, laws of parliament are also applicable to the Indian citizens and their property in any part of the world. ठीक है, देखा अभी वही चीज़ है कि जैसे अगर कोई इंडियन है, एनआरआईज है, मान लो एनआरआईज यूएस में है या कहीं भी है, वो कोई क्राइम करते हैं या उनकी कोई प्रॉपर्टी है, कुछ है, तो उसको लेकर जो भी लॉज बनाएगा इंडिया, मतलब इंडिया में सिर्फ पार्लियामेंट है, उसको लेकर लॉ बना सकती है, स्टेट नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये वाला अक्सर लोग गलत कर सकते हैं कि जब बोल दिया कि मान लो कि पार्लियामेंट है जो वो देश के बाहर के लोग, मतलब देश के बाहर रहने वाले इंडियंस के लिए कानून बना सकता है, तो लोग सोचते हैं अरे ऐसे कैसे होगा, वो तो दूसरे देश में रह रहा है, लेकिन नहीं, बना सकते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकली बना सकते हैं। Constitution places certain restriction on the plenary territorial jurisdiction of Parliament. In other words, laws of Parliament are not applicable in following area. किस किस एरिया में नहीं लागू है? President can make regulation for the peace, progress, and good governance of 5 union territories: अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये चार एक ही नाम है, ठीक है, मतलब एक ही उसमें है, और लद्दाख, ठीक है। इसमें जम्मू कश्मीर का नाम नहीं मेंशन है, जम्मू कश्मीर होना चाहिए था। रेगुलेशन सो मेड हैज द, अच्छा हो सकता है 5 अलग से ही मेंशन किए गए हैं, इसलिए रेगुलेशन सो मेड हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट में ऑल्सो रिपील और अमेंड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन रिलेशन टू दीज यूनियन टेरिटरीज। बता रहा है कि ऐसे कुछ एरियाज हैं जिसमें पार्लियामेंट की पावर रिस्ट्रिक्टेड है लॉज बनाने के केस में, ठीक है। जहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वो इन 5 यूनियन टेरिटरीज के केस में कोई भी रेगुलेशन बना सकते हैं, और वो जो रेगुलेशन बनाया जाएगा, वो रेगुलेशन मतलब उतनी पावर रखेगा जितनी कोई पार्लियामेंट की एक्ट होगी। तो वो कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव एंड लद्दाख, ठीक है, ठीक है। फिर गवर्नर इज इम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एन of parliament does not apply in scheduled area in the state or apply with specific modification and exceptions, ठीक है। जहाँ पर भी शेड्यूल एरिया है, जिस स्टेट में, मान लो एमपी में है, शेड्यूल एरिया होता है, तो वहाँ के जो गवर्नर है वो कह सकते हैं कि जो यूनियन टेरिटरी या पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया है, ठीक, पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया है वो यहाँ पे इस जगह पे मान लो कि ये शेड्यूल एरिया है, यहाँ पे नहीं लागू होगा, वो कह देंगे यहाँ पे नहीं लागू होगा, ठीक है, या अगर लागू होगा तो इसमें ये मॉडिफिकेशन होगा, का काम गवर्नर ऐसा, ठीक है, गवर्नर कर सकते हैं। Governor of Assam may likewise direct that Act of Parliament does not apply to a tribal area, autonomous district in the state, or apply with modification and exception. President enjoy the same power with respect to tribal areas, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। देखो तो ये शेड्यूल 6 की चीज़ है। शेड्यूल 6 में पावर डिवाइडेड है प्रेसिडेंट की और गवर्नर, ठीक है। तो जो असम के गवर्नर हैं वो, जैसे अभी हमने देखा था, पार्लियामेंट की जो पावर होती है, मतलब पार्लियामेंट ने कोई बनाया और उसको वो लागू होगा कि नहीं, हाँ, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट पर या ट्राइबल एरियाज पे, असम के केस में वहाँ गवर्नर तय करेंगे। और बाकी जो 3 हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये चारों जो हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बताया था मैंने, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये शेड्यूल 6 में है, ठीक है, शेड्यूल 6 में ये सब एरियाज हैं। तो इसमें जो असम वाला केस है वो गवर्नर डील करेगा, और जो बाकी तीनों हैं उसमें प्रेसिडेंट डील करेंगे। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल एरियाज, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल एरियाज, ठीक है, समझना है। तो ये 3 केसेस हैं जहाँ पर उनकी पावर रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की जो एक्ट बनाने की क्षमता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, मतलब वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, ठीक है। तो
हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तीन तीन भागों में डिवाइड किया है ना, लिस्ट वन, लिस्ट टू और लिस्ट थ्री। लिस्ट वन में क्या है, यूनियन लिस्ट है। लिस्ट टू में क्या है, स्टेट लिस्ट है। और करंट, ठीक है। तो यूनियन के केस में यूनियन बनाएगी, स्टेट के केस में स्टेट बनाएगी, और यूनियन भी मतलब पार्लियामेंट बना सकती है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है उसके पे। लिस्ट थ्री में दोनों बना सकती हैं अलग अलग कानून, स्टेट भी बना सकती है और यूनियन भी बना सकता है, लेकिन यूनियन का कानून, यूनियन का एक्ट प्रिवेल करेगा, सिर्फ उन केसेस में नहीं प्रिवेल करेगा जहां पर स्टेट का लॉ को असर जाएगा, ठीक है। उस केस में उस स्टेट का लॉ वहां पर सिर्फ उस स्टेट के लिए प्रिवेल करेगा, अदर के लिए नहीं, ठीक है। मान लो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, एजुकेशन के लिए यूपी ने कुछ लॉ बनाया और पार्लियामेंट ने भी कुछ लॉ बनाया, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया ने कुछ लॉ बनाया। तो अगर यूपी का जो लॉ है उसे पार्लियामेंट की असेंट मिल जाती है, ठीक है, तो यूपी भर में सिर्फ यूपी का कानून लागू होगा उस केस में, ठीक है, बाकी का नहीं, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया का नहीं। और बाकी स्टेट में यूनियन ऑफ इंडिया का कानून लागू होगा, ऐसा। समझा। फिर पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर इनोमिनेटेड, बताया था ये यूनियन लिस्ट में, ठीक है। अभी 97 सब्जेक्ट, पहले 97 थे, अभी 98 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन सब्जेक्ट हैं, डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स, सेंसस, ठीक है, ये सब है। और स्टेट के केस में नॉर्मल सरकमस्टांसेस बोला है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट लिस्ट के मैटर में, ठीक है। ठीक है, लेकिन कुछ हमने देखा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होते हैं तो उसमें पार्लियामेंट बना सकती है। इट हैज 59 सब्जेक्ट्स, ठीक है। ओरिजिनली कितने थे, 66, मतलब क्या हुआ, कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ हटाए गए हैं, ठीक है। तो अभी जो है उसमें से कौन से, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, मार्केट, थिएटर, गैम्बलिंग, ये सब स्टेट की लिस्ट में है। देखो गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट में है, याद रखना, अभी काफी न्यूज में था ये गैम्बलिंग, ठीक है, इस पे टैक्सेशन को लेकर खासकर, ठीक है। और उसके बाद पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही बना सकते हैं कंकरेंट लिस्ट पर। शुरू में 47 सब्जेक्ट थे, बाद में बढ़ा के 52 किए गए। कुछ जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट थे उनको इसमें डाला गया, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें कौन कौन से हैं, क्रिमिनल लॉज, criminal law and procedure, civil procedure, marriage and divorce, population control, family planning, electricity, uh, labor welfare, economic and social planning, drug, newspaper, books and printing press, others, ठीक है, ये सारी चीजें। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या हुआ था, 5 सब्जेक्ट जो थे उसको कंकरेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। कौन कौन से थे, एजुकेशन बताया था अभी, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट्स, ठीक है। Parliament has power to make the laws with respect to any matter of the any matter for any part of the territory not included in the state, even though that matter is one which enumerated in the state list. ठीक है, this provision has reference to union territories or the acquired territory, if any. ठीक है, तो कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास वो पावर है कि वो स्टेट लिस्ट के केस में भी लॉ बना सकती है, ठीक है, अपने इंडिया के टेरिटरी के केस में, मतलब ठीक है, मतलब कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि अगर वो कोई टेरिटरी एक्वायर करती है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, तो अगर वो स्टेट लिस्ट में मेंशन है और उस पर भी जो पार्लियामेंट है वही कानून बना सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट ही कानून बनाएगा स्टेट यूनियन टेरिटरी के केस में, ठीक है, या कोई अगर टेरिटरी वो एक्वायर करता है, ठीक है, उस केस में पार्लियामेंट ही उसके ऊपर पावर बनाएगा, वो स्टेट नहीं बनाएगी, ये पार्लियामेंट, ठीक। 101 अमेंडमेंट 2016 में हुआ था, इसमें स्पेशल प्रोविजन था कौन सा, गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी के केस में, ठीक है। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर है अलग अलग, गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड। तो उसमें कई चीज़ें हैं जो कुछ मतलब कुछ चीज़ें स्टेट के पास हैं, कुछ चीज़ों पर टैक्स जो है स्टेट बना लगा सकता है और कुछ चीज़ों पर सेंटर, ठीक है। और सेंटर क्या कहते हैं कि पावर वो मतलब दे सकती है स्टेट को कि आप इसको कलेक्ट करो इस टैक्स को, ठीक है, कलेक्शन का काम कई स्टेट कई केसेस में, ठीक है। पार्लियामेंट इस केस में भी पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी, where the supply of goods and services or both take place in course of interstate, अच्छा, interstate
ट्रेड और कॉमर्स के केस में सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक है। इंट्रा स्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर का केस होगा तो वो स्टेट भी हो सकता है बना सकती है, लेकिन अगर दो स्टेट के केस में है तो उसमें केवल पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, ठीक है। सही है। फिर द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू रेजिडुअरी सब्जेक्ट। रेजिडुअरी सब्जेक्ट जो किसी में भी मेंशन नहीं है, किसी भी मतलब तीनों लिस्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है, जैसे कि हम देखते हैं कंप्यूटर के केस में या टेक्नोलॉजी के केस में। टेक्नोलॉजी पहले इवॉल्व नहीं थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसके बाद कंप्यूटर और टेक्नोलॉजीज आई। अब उस पर जो लॉ बनाना होगा वो पार्लियामेंट ही बना सकती है, ठीक है। उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होगा उसको उस पर लॉ पार्लियामेंट ही बना सकती है, क्योंकि वो एक तरह से रेजिडुअरी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं उस पर यूनिफॉर्मिटी चाहिए, इसलिए उस पर उसको यूनियन लिस्ट में डाला है और पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाएगा। बाकी जो लोकल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं वो स्टेट लिस्ट में रहेंगी, क्योंकि वो लोकल इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सैनिटेशन हुआ, हेल्थ हुआ, ये सब फार्म वगैरह हुआ, ये स्टेट लिस्ट में है, क्योंकि वो लोकल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं। और उसमें अपने यहाँ वैरायटी भी है कि हमारे यहाँ फार्मिंग कहीं एक तरीके से होती है, दूसरी तरीके से होती है, कहीं पे कहीं तीसरे तरीके से होगी, कहीं चौथे तरीके से होगी। तो भाई उसके लिए जो लोकल गवर्नमेंट होगी वो ज़्यादा जानती है ना कैसे यहाँ पे रेगुलेट चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ें स्टेट लिस्ट में डाली गई हैं, ठीक है। और यूएस के केस में क्या है, ओनली द पावर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट आर एनोमेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रेजिडुअरी पावर आर लेफ्ट टू स्टेट्स। ये सही है। मतलब इनके यूएस के केस में क्या है कि जो फेडरल गवर्नमेंट की पावर है केवल वही मेंशन किया गया है उसमें, हाँ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। बाकी जो चीज़ नहीं मेंशन है तो स्टेट आप मैनेज करेगी। स्पेशली ये भी देखो रेजिडुअरी पावर भी नहीं मेंशन है तो भी स्टेट वहाँ की मैनेज करेगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही हाल है कि वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का पैटर्न जो है वो उसको फॉलो करती है। एक ही लिस्ट है, एक ही लिस्ट जिसमें सेंटर की चीज़ें लिखी हैं कि यूनियन किस पे लॉ बना सकता है, उनका उनके यहाँ का जो फेडरल गवर्नमेंट है, सॉरी फेडरल, तो वो किस पे लॉ बना सकता है, वो चीज़ मेंशन है, बाकी चीज़ें नहीं मेंशन है। तो बाकी चीज़ें जो नहीं मेंशन है उसको स्टेट डील करती है, ठीक है। वो रेजिडुअरी सब्जेक्ट में आ जाता है और वो डील करेंगे। इन कनाडा ऑन द अदर हैंड देयर इज डबल इनमरेशन, फेडरल और प्रोविंशियल, ठीक है। फेडरल प्रोविंशियल द रेजिडुअरी पावर ऑफ स्टेट विद सेंटर, ठीक है। अच्छा, कनाडा केस में क्या है कि दो लिस्ट है उनके यहाँ, एक फेडरल के लिए है और एक प्रोविंशियल के लिए है, ठीक है। हाँ, तो दो चीज़ें मेंशन है और जो रेजिडुअरी पावर है वो सेंटर के पास है, ठीक है, यानी फेडरल के पास है। इसी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें मतलब जो जिसपे दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, वहाँ पे कंकरेंट है। हमारे यहाँ जो आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें भी थ्री फोल्ड, मतलब यही समझ लो यहीं से कॉपी किया गया, नहीं थ्री फोल्ड इनोमिनेशन था, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट, ठीक है। ये चीज़ें कॉपी पेस्ट की गई। बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अपन बना है उसमें बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई, तो समझ लो ये चीज़ भी वहीं से ली गई है, ठीक है। इसमें इसमें एक ही डिफरेंस है कि जो रेजिडुअरी पावर है वो पहले किसी को भी नहीं थी, पहले गवर्नर जनरल को थी, ठीक है। अब पार्लियामेंट को है, ठीक है, अब पार्लियामेंट को है। तो कनाडा वाला केस है अपने यहाँ, तो कनाडा में भी यही केस है। इसमें कहा कि ओवरलैपिंग के केस में, हाँ यूनियन स्टेट लिस्ट के ओवरलैपिंग जो है उस ओवरलैपिंग के केस में यूनियन लिस्ट प्रिवेल करेगी, ठीक है। इसमें लिखा है वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन करंट इन स्टेट लिस्ट फॉर्मर प्रिवेल, मतलब इसमें अगर स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के केस में कॉन्फ्लिक्ट है तो स्टेट लिस्ट प्रिवेल करेगी। अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के केस में तो यूनियन, मतलब जो बड़ा है वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। फिर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन्वोटेड इन कॉन्करेंट लॉ विल प्रिवेल, ठीक है। बट एक्सेप्शन क्या है कि अगर ये प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया गया है और एसेंट मिल जाता है उसको तो स्टेट लॉ प्रिवेल करेगी उस स्टेट में, बताया मैंने भी, ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, हमने देखा था कि कई केसेस हैं जहाँ पर पार्लियामेंट वो स्टेट सब्जेक्ट पर स्टेट लिस्ट जो है वो लॉ बना सकती है, ठीक है। कौन कौन से केसेस है, पहला जब एक राज्यसभा है वो कोई पास करे, उसकी कितनी vote चाहिए, टू थर्ड प्रेजेंट इन वोट। अगर टू थर्ड ऑफ मेंबर वोटिंग एक रेजोल्यूशन पास करा कि इस सब्जेक्ट पर आप लॉ बना ये स्टेट लिस्ट में है तो वो बना देंगे, ठीक है। और ये रेजोल्यूशन कितने के लिए रहेगा, एक साल के लिए वो फोर्स में रहता है, ठीक है। उसको कितने भी टाइम रिन्यू कर सकते हैं, 3 साल तक, 1 ईयर, अच्छा एक बार में 1 साल तक करोगे और कितनी भी टाइम कर सकते हो, मतलब हर साल रिन्यू कर सकते हो, कोई वो नहीं, बाउंडेशन नहीं है, ठीक है।
और जब मतलब रेजोल्यूशन अगर पास किया गया किसी साथ, तो 6 महीने तक वो एक्टिव रहेगा, 6 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? फिर दिस प्रोवाइड दिस प्रोविजन डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज ऑन अदर द सेम मैटर। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या रहा है कि कोई मैटर है, मान लो कि प्रिजन का मैटर है। ठीक है, प्रिजन है, प्रिजन है वो स्टेट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में। अब राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास किया कि भाई प्रिजन वाले केस पर तुम एक लॉ बनाओ। ठीक है, लॉ बना दिया, 1 साल के लिए एक्टिव रहा, 1 साल, एक साल तक ये रहेगा। ठीक है, और अगर 1 साल बाद नहीं रिन्यू किए तो उसके 6 महीने में, ये 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा। तो राज्यसभा ने पार्लियामेंट को कहा, पार्लियामेंट ने बना दिया लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट ने बनाया, स्टेट भी चाहता है कि हम भी बनाएंगे, तो स्टेट में बना दिया। तो इस स्टेट में इसका लॉ चलेगा और बाकी पर इसका चलो पार्लियामेंट का चलेगा। ठीक है, देखो, बट इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन स्टेट लॉ एंड पार्लियामेंट्री लॉ द लेटर इज। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे केस कह रहा है कि अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो पार्लियामेंट लॉ पार्लियामेंट लॉ चलेगा। ठीक है, स्टेट का नहीं चलेगा। दोनों लोग लॉ बना सकते हैं उसी केस पर। ठीक है, प्रिजन का केस है, पार्लियामेंट भी बना सकती है लॉ और स्टेट भी बना सकता है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट में आया स्टेट का लॉ, तो पार्लियामेंट वाला लॉ प्रिवेल करेगा। ऑल्दो ये प्रोविजन बताया है कि 1 साल तक ही लागू, एक साल तक ही लागू रह सकता है। 1 साल के बाद उसको फिर से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा राज्यसभा को। ठीक है, और अगर नहीं किए तो उसके 6 महीने बाद वो एक्सपायर कर जाएगा। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी जो पार्लियामेंट होती है उसका पावर होता है कि वो स्टेट लिस्ट पर कानून बना सके। ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी होगी और लॉज बिकम इनऑपरेट ऑन। अच्छा, और जब जैसे ही वो खत्म होगा इमरजेंसी, उसके 6 महीने बाद ये एक्सपायर कर जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर जब दो या जो 2 से ज़्यादा स्टेट अगर रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट से कि भाई ये कोई सब्जेक्ट है और इस पे लॉ बना दो, तो उस केस में भी पार्लियामेंट जो है वो लॉ इनेक्ट कर सकता है। ठीक है, और ये जो लॉ बनाया जाएगा वो केवल उन्हीं उन्हीं स्टेट पर मतलब जो स्टेट रेजोल्यूशन पास करके उसको इनेक्ट करना चाहेंगे उन पर ही लागू होगा, सब पे नहीं लागू होगा। मान लो कि प्रिजन का केस है, 2 स्टेट हैं, 2 स्टेट हैं, इन्होंने कहा कि भाई प्रिजन पर लॉ बना दो। ठीक है, प्रिजन पर। ठीक है, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, तो ये ऑटोमेटिकली सब पे नहीं लागू होगा। ठीक है, जो स्टेट रेजोल्यूशन पास करेंगे कि ये प्रिजन वाला लॉ हमें चाहिए, ठीक है, उन्हीं पर ही लागू होगा, उन्हीं पर ही लागू होगा, बाकी सब पे नहीं लागू होगा। ठीक है, और एनी अदर स्टेट मे अडॉप्ट इट आफ्टरवर्ड बाय पार्टीशन टू दैट इफेक्ट इन लेजिस्लेचर। ये सब तो सब ठीक वही चीज़ है, बता रहा है कि बाद में कोई स्टेट चाहे तो वो उसको रेजोल्यूशन पास करके उसको अपने यहाँ यूज कर सकता है उस लॉ को। ठीक है, such a law can be appealed, such a law can be amended or repealed only by parliament and not by the legislature of concerned state। ठीक है, कह रहा है कि अगर जो लॉ पार्लियामेंट बनाएगी ना, जो लॉ पार्लियामेंट बनाएगी वो पार्लियामेंट ही उसको अमेंड कर सकती है, उसको रिपील कर सकती है, स्टेट नहीं, स्टेट सिर्फ उसको अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, the effect of passing resolution under the above provision is that Parliament become entitled to legislate with respect to the matter of for which it has no power to make law. On the other hand, the state legislature ceases to have the power to make the law with respect to that matter। ठीक है, अच्छा, जब कोई मतलब इसमें बताया कि जब उसको अगर उस लॉ को अपने अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है, जो पार्लियामेंट ने बनाया है, स्टेट ने अडॉप्ट लिया इसको, तो स्टेट उस सब्जेक्ट पर जैसे प्रिजन का केस हम ले रहे हैं, तो प्रिजन पर वो स्टेट जो है वो लॉ नहीं बना पाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा कि भाई आप लॉ बनाओ, इसलिए ये अलग केस है। देखो, इसमें जब स्टेट रिक्वेस्ट करेगी तो स्टेट की पावर चली जाएगी उस सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की। लेकिन अगर वैसा नॉर्मल सर्कमस्टेंस जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करती है तो स्टेट की पावर नहीं जाएगी, याद रखना, दोनों ही अलग केस हैं, दोनों ही सेम सिमिलर दिखते हैं लेकिन अलग केस है। The resolution operates as abdication or surrender of power of state legislature with respect to the matter that is and it is placed entirely in hands of parliament which alone can then legislate with respect to it। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई ऐसे? प्राइज कंपटीशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, अर्बन लैंड सीलिंग रेगुलेशन एक्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट। ठीक है, ये सारे एक्ट हैं जिन पर स्टेट लॉ बनाया, मतलब पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है और ये सब्जेक्ट स्टेट के हैं। फिर है फिट टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट इंडिया साइन करती है, उस पर कौन बनाएगा लॉ? पार्लियामेंट।
भले ही वो स्टेट लिस्ट में मेंशन हो, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस हैं, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट के थ्रू इस पर लॉ बना सकती है, ठीक है। कुछ एग्जांपल दिए हैं कौन कौन से। यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज, ठीक है। प्रिविलेज इम्यूनिटीज मतलब यूनाइटेड नेशन की जो भी ऑफिशियल्स होंगे उनको अरेस्ट करने से रिलेटेड या उनको एग्जीक्यूट करने से रिलेटेड जो इम्यूनिटी मिलती है वो उसके लिए। फिर जिनेवा कन्वेंशन एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट और लेजिस्लेटिव रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड ट्रिप्स, ठीक है। इन सब पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, क्योंकि ये सारे हमने जो एग्रीमेंट या कन्वेंशन साइन किए हैं, एग्रीमेंट साइन किए हैं बेसिकली, ठीक है, और ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर, तो इसको पार्लियामेंट ही इंप्लीमेंट करेगी, स्टेट नहीं, स्टेट का कोई इसमें रोल नहीं है। फिर ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल, जब किसी स्टेट पर प्रेसिडेंट रूल लगाए, आर्टिकल 356, ठीक है, तो उस केस में भी पार्लियामेंट ही है, पार्लियामेंट ने पावर है कि वो स्टेट के लॉ बना सकती है, उस जिस स्टेट पर पार्लियामेंट लॉ बनाए, कोई भी उस स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है उस पर बना सकती है, ठीक है। The laws were made by Parliament continue to be operative even after the President's rule. This means period for which law remain force is not coterminous with duration of President rule, but such law can be repealed at ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट रूल के टाइम अगर कोई लॉ बनाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल है किसी स्टेट पर, प्रेसिडेंट रूल है किसी स्टेट पर, तो और वो क्या कहते हैं कि उस वहाँ पे उस समय लॉ बनाया, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसके केस में। हाँ, पार्लियामेंट बनाएगी स्टेट सब्जेक्ट पर, स्टेट लिस्ट पर लॉ बना दी उसने, जिस स्टेट पर मतलब लगा हुआ है, ठीक है, जिस स्टेट पर प्रेसिडेंट रूल है। तो ये जो जब मान लो ये जो लॉ बनाया है, ये प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के साथ साथ नहीं खत्म होगी, ठीक है, वो कंटिन्यू रहेगी, वैसे चलती रहेगी। कब और उसको, लेकिन जो स्टेट है, स्टेट उसको रिपील कर सकता है, उसको अल्टर कर सकता है यानी अमेंड कर सकता है, या फिर से इनएक्ट कर सकता है अपने हिसाब से, तीनों चीज कर सकता है, ठीक है। रिपील रिपील कर सकता है, हाँ, अमेंड कर सकता है और री इनएक्ट कर सकता है, री इनएक्ट, ठीक है, तीन चीज़, उसको इनएक्ट कर दो या अमेंड कर दो, ये जो भी बनाया गया, या रिपील कर दो, निकाल दो कि भाई नहीं चाहिए लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया था, ठीक है। लेकिन अगर ये तीनों नहीं किया गया, तो जो लॉ बनाया गया था पार्लियामेंट द्वारा वो चलता रहेगा उस स्टेट में, ठीक है। फिर सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ये कैसे है, देखो, पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट डायरेक्टली ऑन स्टेट सब्जेक्ट अंडर एक्सेप्शनल सिचुएशन, ये तो हमने देखा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर सेंटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेचर मैटर इन फॉलोइंग वेज, किस किस तरह से जो सेंटर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव मैटर पर कंट्रोल करता है। पहला, गवर्नर के केस, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, सेंटर करती है, यूनियन ऑफ इंडिया, या मान लो कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली, ठीक है। तो ये सेंटर अपॉइंट करती है, और वो कुछ सर्टेन तरह के बिल होते हैं जिनको क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन में देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये एक हुआ, या एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल करते हैं ना, इन मतलब कोई स्टेट, अगर कोई स्टेट लॉ है उसको गवर्नर ने प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया, और वो बिल भेजा गया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट की मर्जी है उस पर साइन करें, प्रेसिडेंट की मर्जी है उसको रख दें, कह दें कि नहीं साइन करेंगे, कुछ नहीं कर सकता स्टेट उस केस में, ठीक है। अभी आप केरला का केस देख रहे होंगे, केरला का केस, तमिलनाडु का केस, वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने इनके कुछ बिल पे ऑब्जेक्शन था, तो उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन में भेज दिया, प्रेसिडेंट ने उसको रख दिया, एक दो बिल पे साइन किया, क्यों रख दिया कि नहीं भाई ये उस लायक नहीं कि उस पर साइन किया जाए, ठीक है। तो केरला वाले क्या किए, केरला गवर्नमेंट गई, केरला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, बस इस केस में प्रेसिडेंट की पावर सुप्रीम है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। बिल ऑन सर्टेन मैटर एनुमरेटेड इन स्टेट लिस्ट कैन ओनली विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन कौन से हैं, इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, तो इसमें कह रहा है कि स्टेट लिस्ट में कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे अगर लॉ बनना हुआ, तो आपको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन चाहिए पहले, कि आप प्रेसिडेंट से पूछो कि इस पे बना बना सकते हैं या नहीं, प्रेसिडेंट ने कहा हाँ तभी बना सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरा केस था। फिर सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट टू रिजर्व मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम स्टेट कह सकता है किसी भी स्टेट से या सारे स्टेट से कि जो मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है जो स्टेट लेजिस्लेशन में पास होने हैं, उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करो, उनको दे दो प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो यही मतलब ये सब है। तो इसकी एक सरकारी कमीशन बैठी थी, सरकारी कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट 1983, 1983 से 1988 तक, ठीक है। इसने कहा कि रूल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी इज अ टेक्निक टू अवॉइड एब्सर्डिटी, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड ensure harmony between union and state laws. If this principle is of union supremacy is excluded,
इट इज नॉट डिफिकल्ट टू इमेजिन इट्स डिलीटेरियस रिजल्ट। ठीक है, देयर विल बी, मतलब उनकी अपने ओपिनियन थे कि जो सेंटर स्टेट की रिलेशंस हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, और इसको रिजॉल्व करने के हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसमें दिक्कत आ सकती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कई स्टेट जो है वो सेंटर के खिलाफ हैं, उनकी फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल पॉलिसी है उसके खिलाफ, या फिर लेजिस्लेशन को लेकर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसके खिलाफ। There will be every possibility of our two-tier political system being stultified by interference, strife, legal chaos, and confusion caused by a host of conflicting laws, much of the bewilderment of common citizens। ठीक है, ऑब्वियस बात है, जो कॉमन सिटीजन उनको नहीं पता चलता ना, उनको नहीं फर्क पड़ता कि आप क्यों लड़ रहे हो सेंटर से। ठीक है, आप कह रहे हो कि ये ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे हैं, सबको इतना डीप नॉलेज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को या उसकी फंक्शनलिटी को लेके, तो उनको बस ये लगता है कि अच्छा ये उनके सुप्रीम कोर्ट गए हैं अभी, या पता भी नहीं चलता होगा लोगों को, तो मेरे ख्याल से नहीं पता चला ज्यादातर लोगों की केरला क्यों सुप्रीम कोर्ट गई है प्रेसिडेंट के खिलाफ। ठीक है, integrated legislative policy and uniformity on basic issues of common union and state concern will estimate the federal principle of unity in diversity will be very much casualty. This rule of federal supremacy therefore is indispensable for successful functioning of federal system। ठीक है, रूल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी। ठीक है, समझ लो, फेडरल सुप्रीमेसी इनका कहना है कि ठीक है, पावर वगैरह डिवाइड है, स्टेट का अपना पावर है, यूनियन का अपना पावर है, लेकिन फेडरल सुप्रीमेसी होनी चाहिए ताकि ये जो फेडरल सिस्टम है ये चलता रहे, बना रहे, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी इसकी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, आर्टिकल 256 टू 263 तक है, पार्ट 11। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से डील करता है। इसमें क्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर जो सेंट्रल स्टेट के बीच में डिवाइड है, और जैसे हमने देखा कि सेंटर की जो पावर है वो पूरे इंडिया में फैलती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से है, मैटर ऑन विच पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन, द सब्जेक्ट नॉमिनेटेड इन स्टेट यूनियन इज टू एक्सरसाइज ऑफ राइट conferred on it by any treaty or agreement. Similarly, the executive power of a state extend to state territory in respect to matter on state legislation है exclusive power of legislation जो भी state list में है। ठीक है, उसके केस में बताया in respect to matter both parliament state power legislation, तो मैंने लिखा था इसमें कह रहा है कि पार्लियामेंट और स्टेट के केस में जो लेजिस्लेशन की पावर होगी, ठीक है, जो भी कंकरेंट लिस्ट में जो भी लिस्टेड है वो स्टेट स्टेट के पास है। समझो, एडमिनिस्ट्रेशन के केस में जो भी स्टेट लिस्ट में कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है, ठीक, कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट की बात हो रही है इसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी चीज़ें मेंशन है उस पर स्टेट की पकड़ है, स्टेट की पकड़ है। ठीक है, स्टेट की पकड़ है इस केस में, एडमिनिस्ट्रेशन के केस में। ठीक है, executive power rests with states except when constitutional provision or parliamentary law specifically confers it on center। ठीक है, ठीक है, therefore a law on a concurrent subject though enacted by parliament is to be executed by the state except when constitution or parliament has direct डायरेक्टेड अदरवाइज। ठीक है, मतलब अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है कॉन्करेंट लिस्ट पे, ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूशन का काम स्टेट का है, स्टेट स्टेट एग्जीक्यूट करेगा अनलेस अनटिल उस लॉ में ये मेंशन है कि इसको सेंटर करेगी। समझ में आ रहा है, ये एग्जीक्यूशन का केस है, लॉ बनाने का केस नहीं है। ऊपर हमने जो लिखा था वो लॉ बनाने का केस था, एग्जीक्यूशन का केस नहीं है। एग्जीक्यूशन के केस में स्टेट जो है वो एग्जीक्यूट करेगी उन लॉज को। ठीक है, फिर ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर, दो रिस्ट्रिक्शन प्लेस की गई हैं एग्जीक्यूटिव पावर पर स्टेट की। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी हैं, पहला, एज टू इंश्योर कंप्लायंस विद लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच अप्लाई इन स्टेट। दूसरा, एज नॉट टू इम्पीड और प्रिजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर इन स्टेट while the former lays down the general obligation upon the state, latter imposes a specific obligation on the state not to hamper the executive power of center। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दो रिस्ट्रिक्शन प्लेस की हैं स्टेट पर कि वो एग्जीक्यूटिव जो सेंटर की स्टेट पावर है उसको उसको मतलब कर ना कर पाए, उसको उससे छेड़छाड़ ना कर पाए। ठीक है, तो जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक तरह से अनरिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, स्टेट जो है उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। सेंटर की जो जैसे हमने देखा था एनआईए वगैरह केस,
बहुत सारे या सीबीआई का केस, जैसे सीबीआई कहीं इन्वेस्टिगेट करने जाती है तो स्टेट के ऑफिशियल बदतमीजी करते हैं, या मान लो कि मारपीट किया, अभी बंगाल उसका हमने देखा था पश्चिम बंगाल का केस, ठीक है। तो वो सीबीआई जो है वो सेंटर के ऑफिशियल्स हैं, ठीक है। वो उनको अगर कहीं भी मतलब इन्वेस्टिगेट करना होगा तो स्टेट की परमिशन नहीं चाहिए, ठीक है। जो हम देखे तो कंसेंट वाला केस वो बताएंगे बाद में, वो अलग चीज़ है, कंसेंट लेना वो अलग चीज़ है। इसमें इस केस में जो स्टेट का कंसेंट लेते हैं वो अलग चीज़ है। सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो फेडरल एजेंसी है, मतलब या यूनियन गवर्नमेंट की एजेंसी है। या एनआईए का केस देख लो, एनआईए को भी इन्वेस्टिगेट करने से रोक नहीं सकता स्टेट, ठीक है। ये कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो उनको रोक सकते हैं। मतलब ये जो हम दो रिस्ट्रिक्शन देख रहे हैं ये इससे रिलेटेड है कि एग्जीक्यूटिव जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है उस पर कोई भी वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो कहा गया है कि जो स्टेट एग्जीक्यूट करेगा वो इस हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा कि सेंटर की पावर से छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। और दूसरा कि स्टेट अगर सेंटर ने या पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है या कोई भी पहले से लॉ है उसमें, ठीक है, स्टेट में, तो वो पार्लियामेंट की लॉ से मतलब उसके खिलाफ नहीं जाएगा किसी भी हालत में, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये आर्टिकल्स हैं भाई, ये आर्टिकल्स देख लेना क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं इवन यूपीएससी में भी। तो extent of laws made by parliament in by legislation, article 245 246 में क्या है, subject matter of laws made by parliament and by legislature of state, ठीक है। 246A स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, बाद में आया 2017 में आया, 2016-17 में आया ना। 247 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स, ठीक है, जो खासकर ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, ट्रिब्यूनल ऑल्दो मेंशन अलग जगह, पार्लियामेंट ऑफ पावर टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स, ठीक है। फिर रेजिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन देख लो, 248 मेंशन है। 249 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, हमने देखा था वो केस में 2-3 केसेस हैं। हाँ। फिर 250 power of parliament to legislate with respect to any matter in the state law if a proclamation of emergencies in operation, ठीक है। Inconsistency between laws made by parliament under article 249 to and 250 laws made by legislature of state, ठीक है। फिर power of parliament to legislate for two or more state by consent and adoption of such laws by any other state, ठीक है। वो दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट जो खुद कहेंगे कि भाई इस पे कानून बना, उनको तो वो लेना ही होगा, ठीक है। उन पर तो वो लागू होगा ही वो कानून। प्लस कोई और स्टेट अगर चाहता है उस कानून को यूज करना तो एक रेजोल्यूशन पास करेगा और वो अडॉप्ट कर सकता है उसको। फिर लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये हमने देखा था। इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ये भी है, ठीक है। अगर इनकंसिस्टेंसी आती है, इनकंसिस्टेंसी होती है उन दोनों के बीच में, जो स्टेट लॉ बनाएगा या पार्लियामेंट बनाएगा उस केस में क्या क्या होगा। हमने देखा था पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल होगा, एक केस में था कि पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल होगा, ठीक है। एक केस में था कि सकते हैं, लेकिन अगर मतलब स्टेट का जो लॉ है उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है, ठीक है, प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई तो उस स्टेट में, सिर्फ उस स्टेट में वो लॉ प्रिवेल होगा, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट एज टू रिकमेंडेशन एंड प्रीवियस सैंक्शन टू बी रिगार्डेड एज मैटर ऑफ प्रोसीजर ओनली, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे केसेस थे सेंटर एक्शन गिविंग डायरेक्शन। हाँ, इन बोथ केसेस एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर एक्सटेंड्स टू giving of such direction to state as are necessary for purpose. Sanction behind these directions of center is coercive in nature, ठीक है। अगर नहीं माने, अगर मान लो कि सेंटर ने कोई आदेश दिया स्टेट को कि ये करना है कोई काम जो भी था, ठीक है, कोई ऑर्डर दिया, और अगर उसने नहीं माना, स्टेट ने मना कर दिया, तो वो भाई वो खतरे में आ सकता है और प्रेसिडेंट जरूर लग सकता है उस पर, ठीक है। थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिक कर सकते हैं जो ये अपना है, ठीक है। आर्टिकल 365 says where any state has failed to comply with or to give effect to any direction given by the center, it will be lawful for the president to hold that a situation has arisen in which the government of state cannot be carried out in accordance with the provisions of constitution. It means that in such situation president rule can be imposed, देख लो, ठीक है। अगर कोई डायरेक्शन जो सेंटर ने दिया है और स्टेट कंप्लाई नहीं कर रहा है तो प्रेसिडेंट ये मान सकते हैं कि वहां पर जो है अब नॉर्मल सिचुएशन नहीं है और वहां पर स्टेट जो है वो कानून के हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, इसलिए वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 365, ठीक है, 365 में मेंशन है, ठीक है। सेंटर डायरेक्शन टू स्टेट, सेंटर जो डायरेक्शन देता है
वो दो केस है, ठीक है। किस केस में सेंटर इज इम्पोर्ट टू गिव डायरेक्शन टू द विद रिगार्ड टू एक्सरसाइज ऑफ देयर एग्जीक्यूटिव पावर। किस किस मैटर दे सकता है? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिक्लेरेशन ऑफ नॉर्मल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस बाय द स्टेट, ठीक है। द मेजर्स टू बी टेकन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेलवे विद इन द स्टेट, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन to children belonging to linguistic minority group in state, ठीक है। The drawing above and execution of specific schemes for welfare of scheduled tribes in state, ठीक है। ये चार केसेस हैं। इस केस में जो सेंटर है वो डायरेक्शन दे सकता है स्टेट्स को, और स्टेट ने नहीं कंप्लाई किया तो वो लाइबल हो जाएगा कि उस पर आर्टिकल 356 इस्तेमाल किया जाए, मतलब प्रेसिडेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये कोएर्सिव सैंक्शन है। कोएर्सिव मतलब फोर्सफुल किसी के साथ काम कराना, ठीक है, बिहाइंड, ठीक है। जो भी ऊपर मेंशन था ये चीज़ इसके अंदर में आएगी, ठीक। फिर म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन, कई चीज़ें हैं जो म्यूचुअली डेलीगेटेड हैं। सेंटर ने स्टेट को दे रखा है कि भाई देखो हम हमारे हिस्से में है ये, लेकिन तुम इस पर लॉ बना सकते हो, तुम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ऐसा, ठीक है। तो सेंटर कैन नॉट delegate its legislative power to state and single state cannot request parliament to make a law on subject, ठीक है। हमारे यहाँ जो मतलब पावर है या लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो सेंटर स्टेट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो सेंटर वो अपनी Senator cannot delegate its legislative power to the state, and a single state cannot request parliament to make law on state subject. Distributive distribution of executive power in general follow the distribution of legislative power, ठीक है, ठीक है। But such rigid division in executive sphere may lead to occasional conflict uh, between, ठीक है। Constitution provide for intergovernment delegation of executive function in order to mitigate rigidity and avoid situation of deadlock. लेजिस्लेटिव पावर के केस में जो लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर के केस में देखो जो सेंटर है, सेंटर डेलीगेट नहीं कर सकता, ठीक है। वो अपनी पावर स्टेट को डेलीगेट नहीं कर सकता, डेलीगेट नहीं कर सकता। और जो एक स्टेट है, एक स्टेट मान लो सिंगल स्टेट है, वो भी अपनी पावर को या सेंटर को डेलीगेट नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे डेलीगेशन नहीं हो सकता, लेकिन एक से ज़्यादा स्टेट कर सकते हैं, ठीक है। दो हैं तो कर सकते हैं, एक है तो नहीं कर सकता, दो है तो कर सकते हैं, ठीक है। एक नहीं कर सकता। लेकिन सेंटर जो है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर, हाँ एग्जीक्यूटिव पावर, वो उसको डेलीगेट कर सकता है, ठीक है, उसको डेलीगेट कर सकता है। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड, वो सारी पावर्स स्टेट को डेलीगेट की जा सकती हैं और करते भी हैं। हमने देखा टैक्स जो कलेक्ट होता है अपने यहाँ, और स्टेट ऑफिशियल्स करते हैं ना कई बार, कई चीज़ों में, ठीक है। फिर यही है, अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट में विद कंसेंट ऑफ स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट में विद कंसेंट ऑफ स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट entrust to government any of the executive functions of center, ठीक है। कन्वर्सली गवर्नर ऑफ स्टेट में विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट entrust to the government any of the executive functions of the state, ठीक है। पहला केस क्या है कि प्रेसिडेंट किसी भी गवर्नमेंट की उससे, जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट की कंसर्न से उसको मतलब उसको स्टेट की जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है वो दे सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट देंगे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस किसके, सेंटर के, ठीक है, सेंटर के। किसको देंगे? स्टेट को देंगे, स्टेट को देंगे स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से, ठीक है सर ना। और अपोजिट केस क्या है, गवर्नर जो है वो सेंटर को देंगे, ठीक है, सेंटर को देंगे किसका, स्टेट का फंक्शन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से, ठीक है। हाँ कह रहा है कि governor of state may with consent of central government entrust to that government any of the executive function of the state, ठीक है।
This mutual delegation of administrative function may be conditional or unconditional. Constitution also make a provision for entrustment of the executive function of center to state without the that consent of the state. ठीक है, अच्छा, मतलब यहाँ हमने जो दोनों केसेस देखे हैं, एक में प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट को दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ एक जगह गवर्नर जो है वो स्टेट को दे रहे हैं, नहीं, गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ठीक है। ये लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ नहीं, गवर्नर ऑफ स्टेट में with the consent of central government interest to that government interest to that any of the executive function of the state। yes। अच्छा, सेंटर को क्या रेस्ट्रिक्ट कर नहीं कंफर्म है, देखिए यार, ठीक है, दिस म्यूचुअल डेलीगेशन, ठीक है। फिर इन दिस केस डेलीगेशन डेलीगेशन इज बाय पार्लियामेंट एंड नॉट बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, ये वो दूसरा केस बता रहा है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर किसी किसी कोई कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वहां पर जो डेलीगेशन होगा वो पार्लियामेंट द्वारा होगा, ना कि प्रेसिडेंट द्वारा होगा। जब प्रेसिडेंट के द्वारा डेलीगेशन होगा तो वहाँ कंसेंट चाहिए होगा, अगर पार्लियामेंट के द्वारा होगा तो वहाँ कंसेंट नहीं चाहिए होगा, ठीक है। ये Constitution also make provision for entrustment of executive function of center to state without consent of state, ठीक है। मतलब कि अगर प्रेसिडेंट कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, प्रेसिडेंट अगर कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन है तो प्रेसिडेंट को कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट करता है, पार्लियामेंट लॉ बनाता है कि भाई ये फंक्शन तुम देखोगे, तो वहाँ कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वहाँ पे कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। Thus, a law made by Parliament on a subject of union list can confer power or and impose duties on a state or authorizes the conferring of powers and imposition of duties by the center upon a state, irrespective of the consent of state concerned, ठीक है। Notably, the same thing cannot be done by state legislature, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा नहीं कर सकता, सेंटर कर सकती है, मतलब स्टेट नहीं कह सकता कि सेंटर हमारा ये काम देख ले, ऐसा नहीं, उनको कंसेंट लेना पड़ेगा। लेकिन स्टेट सेंटर जो है ऐसा लॉ बना सकती है पार्लियामेंट के थ्रू कि डायरेक्टली वो कह दे कि भाई स्टेट को ये देखना है, ठीक है, स्टेट देखेगा ये काम। फ्रॉम द इट इज क्लियर दैट म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कैन टेक प्लेस आइदर अंडर एग्रीमेंट और बाय लेजिस्लेशन। while the center can use both the method, state can use only first method, ठीक है। किसी एग्रीमेंट या लेजिस्लेशन से हो सकता है, लेकिन ये एग्रीमेंट वाला केस दोनों में है, नहीं एग्रीमेंट, हाँ एग्रीमेंट वाला केस दोनों में है, लेजिस्लेशन वाला केस सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। स्टेट के पास से पावर नहीं है कि वो लेजिस्लेट कर सके, उसको एग्रीमेंट करना पड़ेगा सेंटर से, मतलब कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स following provision to secure cooperation and coordination between center and state। कौन कौन से provision? Parliament can provide for adjudication of any dispute or complaint with respect to use, distribution and control of any interstate river and river valley, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी भी इंटरस्टेट रिवर या रिवर वैली के से रिलेटेड जो उसका यूज, डिस्ट्रीब्यूशन या वाटर है, उसको मतलब कंट्रोल करना, उसके मतलब उसके डिस्प्यूट एडजुडिकेट करने के लिए पार्लियामेंट है, ठीक है। तो हमने देखा था कई बार कई कई सारे बोर्ड बने हैं ना, रिवर बोर्ड बने हैं, वो इसी के अंडर में शायद बने हैं, देखते हैं। प्रेसिडेंट कैन इस्टेब्लिश, यहाँ पार्लियामेंट था, यहाँ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कैन इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 263 interstate council interstate council to investigate and discuss subject matter of common interest between center and state। such a council अच्छा, such a council was set up in 1990, ठीक है। full faith and credit to be given throughout the territory of India to public acts, record and judicial proceeding of center state। Parliament can appoint an appropriate authority to carry out purpose of the constitutional provisions relating to the interstate freedom of trade, commerce and intercourse, but no such authority has been appointed so far। अच्छा, ठीक है। तो ये चार केसेस हैं, मतलब इन्होंने बताया कि कॉपरेशन के लिए ये चार केसेस हैं, चार प्रोविजंस हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला है कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी रिवर या जो इंटरस्टेट रिवर्स होती हैं, रिवर वैली या इंटरस्टेट रिवर है, उनके वाटर कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ के लिए मतलब अगर कोई डिस्प्यूट होता है या कंप्लेंट होती है, तो उसके एडजुडिकेशन के लिए, उसके निर्धारण के लिए
पार्लियामेंट लॉ बना सकती है या जो भी है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट आर्टिकल 263 के अंडर में इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं, जो कोई भी कॉमन सब्जेक्ट है इंटर स्टेट के बीच में उनको देख सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है या डिस्कस कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे काउंसिल 1990 में सेटअप हुए थे पहली बार, ठीक है। फिर जो भी सेंटर स्टेट की जो भी सेंटर सेंटर स्टेट हैं उनको जो भी पब्लिक एक्ट है, रिकॉर्ड है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है, उस पर पूरा फेथ रखना पड़ेगा, ठीक है। सेंटर और स्टेट सबके लिए कहा गया है। उसके बाद पार्लियामेंट के पास पावर है या प्रोविजन है उसके लिए कि वो एक अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड एक अथॉरिटी अपॉइंट कर सकते हैं, जो इंटर स्टेट मतलब जो ट्रेड ऑफ फ्रीडम है, कॉमर्स है, इंटर कोर्स है, इससे रिलेटेड चीज़ों को मतलब देखने इसको देखने के लिए बना सकते हैं कि वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, लेकिन ऐसी कोई भी अथॉरिटी अभी तक अपॉइंट नहीं की गई है, ठीक है। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज हमने देखा, ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या है कि ये पावर भी सेंटर के पास ही है, जो सेंटर है ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकता है, ठीक है। तो अभी तक अपने यहाँ IAS IPS और IFS हैं, ठीक है। Member of these services occupy top position or key posts under both center and state and serve them by turns, ठीक है। They are recruited by and trained by center, ठीक है। जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग होते हैं वो स्टेट और सेंटर में दोनों में टॉप पोजीशन पर होंगे, स्टेट के केस में भी और सेंटर के केस में भी। इवन जो स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं ना, वो भी प्रमोट होके मतलब बाद में प्रमोट होते होते उनको IAS या IPS बना दिया जाता है, ठीक है। IFS के केस में नहीं देखा, IAS और IPS का तो देखा है कि जो अच्छी रैंक वाले होते हैं मतलब पीसीएस के थ्रू जो जाते हैं, पीसीएस के थ्रू जो होते हैं वो बाद में प्रमोट होकर IAS और IPS बनते हैं, ठीक है। 10-12 साल या 15 साल ऐसे कुछ लगता है, रिकमेंडेशन दी जाती है सेंटर को और सेंटर अप्रूव करता है, ठीक है। हर स्टेट की अलग पॉलिसी होगी कि कब कैसे करते हैं। दीज सर्विसेज आर कंट्रोल जॉइंटली बाय सेंटर एंड स्टेट, अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसके लिए यूपीएससी है क्या। 1947 में ICS था, इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको IS ने रिप्लेस किया और IPS ने मतलब इंडियन पुलिस को रिप्लेस किया IPS ने, ठीक है। इसको ऑल इंडिया सर्विसेज बताया गया। 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज बनाया गया, ये तीसरा ऑल सर्विसेज था। ऐसे ही हम देखते हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने की बात की जाती है कि एक इंटीग्रेटेड सर्विस है जुडिशरी के लिए, ठीक है। पर वो हो नहीं पा रहा क्योंकि स्टेट में भी जो PCSJ होते हैं ना, PCSJ होते हैं स्टेट में, वो लगभग लगभग वही काम कर रहे हैं, बस वो अलग अलग स्टेट में, हर स्टेट में अलग अलग है, ठीक है। तो अभी ये होता है कि इंटीग्रेट कर दो सबको, एक एग्जाम जो कराएगी वो सुप्रीम कोर्ट, मान लो कि सुप्रीम कोर्ट सारा एग्जाम कराएगी, अभी जो हाई कोर्ट्स हैं वो इसको रेगुलेट करती हैं, अलग अलग उसकी जो हाई कोर्ट्स है ना स्टेट की, वो इसको रेगुलेट करती हैं, हर अलग अलग यूपी के अलग और हरियाणा के अलग, ऐसे ऐसे। तो इनका कहना है कि एक वो बना दो और सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर करे पूरे पूरे इंडिया के, हाँ पूरे इंडिया का, ऑल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस करके, ठीक है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, पर वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। Article 312 of the Constitution authorizes the Parliament to create all India a new all India services, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ राज्यसभा रेजोल्यूशन टू रेफर, ठीक है। अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे और कहे कि भाई ऑल इंडिया सर्विसेज बना दो, तो पार्लियामेंट उसके ऊपर एक आर्टिकल 312 के साथ के हिसाब से बना सकती है, ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकती है नया, ठीक है। तो जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात हो रही है उसके लिए भी राज्यसभा को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। Each of these three all India services, irrespective of their division among different states, form a single services with common rights and status and uniform scale of pay throughout the country, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज के जो लोग हैं ये किसी भी स्टेट में सर्व कर रहे हैं, इनका जो स्टेटस होगा, इनके जो राइट्स होंगे या इनकी जो पेमेंट सैलरी होगी वो सेम होगी चाहे जिस स्टेट में है, ठीक है। Though the All India services violate the principle of federalism under the Constitution by restricting the autonomy and patronage of state, they are supposed to they are supported on grounds that अच्छा शुरू में अपोजिशन था कि मतलब हम एक फेडरल पॉलिटिक्स दे रहे हैं और ऑल इंडिया सर्विसेज फिर कैसे अलाउगे, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज देखते हैं ना कि यूनिटरी फीचर है कि सेंटर का ही बंदा वो स्टेट में भी सर्व कर रहा है, सेंटर में भी सर्व कर रहा है और वो मतलब सेंटर के लिए लॉयल है। लेकिन इसको कई चीज़ों पर मतलब कई चीज़ों को ध्यान रखते हुए इसको कंटिन्यू किया गया। पहला है कि दे हेल्प इन मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन सेंटर एज वेल एज स्टेट, ठीक है। फिर दे हेल्प टू दे हेल्प टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, इन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। दे फैसिलिटेट लाइजन कोऑपरेशन
coordination and joint action on issues of common interest between center and state। ठीक है, ये सब तो चलो ठीक है, ये बात का बात है। ठीक है, मतलब अभी के लिए ये मान सकते हैं ये सारी चीज़ें जो अभी मेंशन है कि अभी ये सब चीज़ें यूनिक है। लेकिन उस समय ये सोचा गया कि इंडिया जो है उसमें फ्रेजाइल स्टेट में था कि अभी अभी हम यूनियन ऑफ इंडिया बने हैं, कई सारे स्टेट हैं वो अलग होने की डिमांड करते हैं, ऐसा ना हो कि वो इंडिपेंडेंट होने की फिर से डिमांड कर लें। तो इसलिए ऑल इंडिया सर्विसेज को कहा गया कि क्योंकि वो सेंटर के हैं, सेंटर ने अपॉइंट किया है सबको, तो सेंटर की इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करेंगे वहाँ पर उस स्टेट में। ठीक है, इसलिए ऑल इंडिया सर्विसेज को उस समय लागू कर दिया गया था। देखो अम्बेडकर जी का है, अम्बेडकर के थॉट क्या थे, द डुअल पॉलिटी विच इज इनहेरेंट इन फेडरल सिस्टम इज फॉलोड इन ऑल फेडरेशन बाय डुअल सर्विसेज। In all federation, there is federal civil service and state civil service. Indian Federation, though have a dual polity, will have a dual service, but with one exception. It recognizes that in every country, uh, there are certain posts in its administrative setup which might be called a strategic strategic from the point of view of maintaining the standard of administration. There can be no doubt that the standard of administration depend upon the caliber of civil servant who are appointed through a strategic post. Constitutional Constitution provision that without depriving the state of their right to form their own civil services, there shall be an all India services recruited on all India basis with common qualification with uniform skill of pay and member of which alone could be appointed to those strategic posts throughout Union Territory। मतलब थर्ड यूनियन। ठीक है, अम्बेडकर जी का कहना था कि मतलब हर जगह जितने भी फेडरेशन है वहाँ पे डुअल पॉलिटी होती है कि एक सेंटर का होगा एक स्टेट का होगा। ठीक है, और उनके अपने सर्विसेज होंगे, स्टेट सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज। ठीक है, और वो सारी जो भी उनकी उनके यहाँ की पोस्ट होंगी वो विदहेल्ड करेंगे। पर इंडिया के केस में एक एक्सेप्शन हम बना रहे हैं। एक्सेप्शन क्या कि सेंटर और स्टेट की अपनी अपनी तो है, स्टेट का अपना अपना जो भी सर्विसेज हैं वो हैं, लेकिन हर स्टेट में कुछ स्ट्रेटेजिक पोस्ट हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक पोस्ट है हर स्टेट में। ठीक है, तो और इस स्ट्रेटेजिक पोस्ट को फिल करने के लिए सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी, सेंटर करेगा। ठीक है। हम्म। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन हमने देखा सेंट्रल स्टेट रिलेशन में एक चेयरमैन होता है, मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दो अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, और पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश जॉइंट पब्लिक सर्विसेज कमीशन फॉर टू और मोर स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, हमारे यहाँ हरियाणा वाला केस था, अभी हरियाणा का शायद इसमें मेंशन हो। ठीक है, फिर चेयरमैन मेंबर ऑफ जेपीएस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अच्छा, पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में क्या रहा है कि चेयरमैन और मेंबर जो हैं वो गवर्नर द्वारा अपॉइंट होते हैं, जो स्टेट गवर्नर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, पर उनको रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, जेपीएससी की जेएसपीएससी की मतलब जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन केस में, ठीक है, चेयरमैन और मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता है, रिमूव होते हैं। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द नीड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर स्टेट ऑफ गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर कोई स्टेट चाहती है कि उनको ज़रूरत है यूपीएससी की, तो वो मतलब स्टेट गवर्नर रिक्वेस्ट करेगा किससे? प्रेसिडेंट से। ठीक है, प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे उसके बाद मान लीजिएगा। यूपीएससी असिस्ट द स्टेट when requested by two or more states in framing operating schemes of joint recruitment for any services or for which candidates posing special qualification required। ठीक है, यूपीएससी भी मतलब किन्हीं दो या दो से स्टेट के लिए कोई ऐसी जॉइंट रिक्रूटमेंट चला सकती है जब वो रिक्वेस्ट करेंगे यूपीएससी से। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की बात कई बार हुई थी। ठीक है, अपने यहाँ भी नहीं हो पा रहा है ये, तो हमारे यहाँ नहीं। अच्छा, ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, मतलब हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड बताया था मैंने। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब आते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड है, एक लाइन में है, सबसे सीनियर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अदर मैटर एस्टेब्लिश इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट टॉप। ठीक है, इसको यहीं पे रुकते हैं, जुडिशियल इसके बाद देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।